नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी में। आज हम बिहार बोर्ड के साइंस के प्रश्नों को, खास तौर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके लिए वर्ष 2022 के परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कैसे झुक जाएगी? मान लेते हैं ये कोई सतह है, इधर नीचे में वाटर है, W फॉर वाटर, ऊपर एयर है, और जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, ऐसे झुक जाती है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जब इससे टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कहते हैं किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगुनी पर रखना चाहिए, ताकि समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल होता है। इसको इंग्लिश में रेटिना कहने का रिवाज है। रेटिना कहने का रिवाज है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो sin i अपॉन sin r होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक sin i बटा sin r होता है। किसी लेंस के आवर्धन का SI मात्रक होता है। आपको ध्यान रखना है, लेंस के आवर्धन का मात्रक होता ही नहीं है, उसका मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का जो टिमटिमाना जो है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते रहता है। कभी लाइट कम हो जाता है तो कभी तारे की लाइट अधिक हो जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध देखो लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब ऑप्शन डी सभी पर डिपेंड करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है, और चालक का प्रतिरोध जो है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का आमतौर पर उपयोग होता है, लेकिन किसी परिपथ में कोई परिपथ है उसमें विद्युत धारा है या नहीं उसका पता गैल्वेनोमीटर लगाता है, लेकिन विद्युत धारा को मापता कौन है? आमीटर। इसको याद रखना। और एक बात और, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ते हैं वोल्टमीटर को। इसको आपको हमेशा याद रखना है। प्रश्न संख्या 12। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है, ताकि कम ताप पर यह गल जाता है और परिपथ से लगे उपकरण टीवी, पंखा, फ्यूज, रेफ्रिजरेटर आदि हानि होने से, क्षति होने से बच जाता है। प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें चुंबक नहीं सटेगा? तो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, पीतल में चुंबक नहीं सटता, अर्थात ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 14। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो परिनालिका अगर सोलिनाइड है, जैसे कोई सोलिनाइड है,
ऐसे ही आपका सोलेनॉइड है, इस पर तार की अनेक तार की लपेटा मारा हुआ है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो लगभग शून्य के बराबर होता है। कितना होता है? शून्य। तो प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ओरस्टेड ने किया था। ओरस्टेड ने बताया कि यदि किसी चालक, ये चालक तार है, इससे होकर करंट अगर प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रिक अगर प्रवाहित होगा, तो इसके चारों ओर इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस घटना का खोज सबसे पहले ओरस्टेड ने किया, तो इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 16 देखिए। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऐसा कौन सा है जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कोयला भी जैव मात्रा स्रोत में आ जाता है, गोबर गैस भी आ जाता है, लकड़ी भी आ जाता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, आपस में मूलकों की अदला बदली कर लिया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना है, तो ये द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम कह सकते हैं एक तौर पर एग्जाम्पल है। प्रश्न संख्या 18 देखिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा होता क्यों है? तो वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसका कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब जल से रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होता है और वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का होने लगता है, जिससे नदी तालाब में मौजूद जीवधारियों को तथा पेड़ पौधों को काफ़ी क्षति पहुंचता है। तो प्रश्न संख्या 19 पे आइए। बेकिंग NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कह सकते हैं बेकिंग सोडा का सूत्र है और इसका नाम बेकिंग सोडा है। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 20 अपच का उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार के लिए हम लोग एंटासिड देते हैं, इसको हम साधारणतः मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको याद रखना चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनॉइक अम्ल, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है, जबकि संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद करना। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यहीं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ये जिप्सम है और जिप्सम से ही POP बनता है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 पे आइए। 24 निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो धातु में पारा तरल अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है। धातु में पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी पारा का उपयोग आप कह सकते हैं बुखार नापने वाले थर्मामीटर में भी यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यानी कि दो नाइट्रोजन के परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और यही ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी त्रिआबंध बनता है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो हीरा तो विद्युत का सुचालक होता नहीं है, हीरा नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, गंधक तो नहीं होता है। प्रश्न संख्या 27 कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो आपको याद रखना कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण कार्बन हमेशा अपने साथी यौगिक के साथ 4 बंधन बनाता है और कार्बन को याद रखना है
कार्बन अपने साथ में एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है 4 आबंध बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, अर्थात 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसी को एल्कीन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एल्कीन। नेक्स्ट प्रश्न 29 आइए, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ये समावयव कहलाते हैं, समावयव। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, मेनलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो मेनलिफ ने बताया कि यदि किसी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाला तत्व पाया जाता है। अर्थात मेनलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। प्रश्न संख्या 31 पे आइए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपका पीरियडिक टेबल होता है उसमें उदग्र स्तंभ को हम क्या कहते हैं? खड़ा वाला जो स्तंभ होता है ये 18 होता है। कितना होता है? 18। और जो क्षैतिज होता है उसको आवर्त बोलते हैं, खड़ा वाला को समूह बोलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, और 18 ग्रुप होता है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि एक्वाडेजिया अम्लराज, उसी को बोलते हैं अम्लराज, में हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो याद रखना है 3:1 होता है, अर्थात 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 लीटर नाइट्रिक अम्ल को जब आप मिलाएंगे तो एक्वाडेजिया बनता है, और यह सोना चांदी को भी पिघला सकता है, बहुत ताकतवर होता है एक्वाडेजिया। प्रश्न संख्या आइए 33 पर, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे सोपोसी होते हैं, ऑटोट्रोपस होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, और यह भोजन जिस विधि से बनाते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 आइए, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? भोजन का अवशोषण करना। भोजन का क्या करना? अवशोषण करना। छोटी आंत में पाया जाता है रसांकुर, उसका मुख्य काम यही होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? प्रश्न संख्या 35, क्रेब्स चक्र आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र, शक्ति गृह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 36 आइए, पादप में अनॉक्सिक शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सिक शोषण के लिए आपको याद रखना इथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH, इसी को कहते हैं इथाइल अल्कोहल। कार्बन 2 है तो इथ, कार्बन 1 रहता है तो मिथ, 3 रहता है तो प्रो। आगे वाले लेक्चर में इसको हम समझा देंगे। प्रश्न संख्या 37, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। फिर प्रश्न संख्या 38, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है ऐसा जीव जंतु जिसमें हृदय नहीं होता है, तो तितली में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, आपको याद रखना है। 39 प्रश्न संख्या, इनमें से कौन पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? देखिए टेनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, लेटेक्स भी उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन स्टार्च जो है पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे बनते हैं। प्रश्न संख्या 41, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। प्रश्न संख्या 42, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में होता है, आपको याद रखना एथिलीन का उपयोग फल पकाने में होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या उसी को डायबिटीज़ बीमारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 44, यीस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? यीस्ट में मुकुलन होता है, जब आप पाएंगे कि जब जो यीस्ट होता है इस टाइप का आकृति होता है यीस्ट, इसमें मुकुल बनते रहता है, इसी को मुकुलन कहते हैं। बडिंग, BUD, यही बड होता है, बड, ये कली, यही जाके मुकुल बनता है, तो यीस्ट में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। आइए प्रश्न संख्या 45 पे, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो आपको याद रखना फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता
है। प्रश्न संख्या 46, आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकता पर ढेर सारे प्रयोग किए, इसीलिए इन्हें आनुवांशिकता के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 47, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूरज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जीव मंडल में। प्रश्न संख्या 48, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी, थ्योरी ऑफ डार्विन, कैसे कैसे मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ था, तो इसी पुस्तक में है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन प्रश्नों को आनंद ले सके, प्रश्नों का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि यह पिछले साल का प्रश्न पत्र है और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू, नाइस टू मीट यू। फिर मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ।